बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत। ये जो चैप्टर है आपका 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर चैप्टर को ओवर कर दिया जाएगा। ये रैपिड रिवीजन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट काटा नहीं जाएगा, बहुत ही इजी वे में चीजों को समझाया जाएगा। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि चीजें बहुत ही जल्दी खत्म भी हो पाए और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए। इस तरीके से सारा चैप्टर आएगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं चीजों की शुरुआत। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये सारे टॉपिकों को हम कवर करने वाले हैं। कोई भी चीज कटेगा नहीं, सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो टॉपिक है दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मतलब क्या होता है। एक ऐसी व्यवस्था जहां पर जो विश्व है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दो विचारधाराओं में डिवाइड हो जाता है। एक है पूंजीवादी व्यवस्था जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, वो है आपको पूंजीवादी व्यवस्था। और वहीं में मैं साम्यवादी व्यवस्था की बात करूं तो जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो है साम्यवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था का जो नेतृत्व कर रहा था वो है अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी व्यवस्था का जो नेतृत्व कर रहा था वो है सोवियत संघ। अब देखिए डेफिनेशन की बात करूं तो दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी विश्व व्यवस्था है जहां पर विश्व दो गुटों में बढ़ गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूंजीवाद और साम्यवाद में जो देश है वो विभक्त हो गया था। पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका था, साम्यवादी गुट का नेता सोवियत संघ था। अब ये है आपका एक विकास स्टडी पॉइंट की तरफ से एक धन्यवाद पत्र। आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हो, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया गया है कि आप हमारे नियर बाई में रहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं पढ़ने के लिए, और आप अगर दूर रहते हैं तो हमारे साथ ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। देखिए शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जहां पर दो देशों के बीच में ऐसा लगता है कि हाँ भाई युद्ध होने की पूरी संभावना है ना, कसम कस लगा रहता है कि भाई युद्ध हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। उसी को हम कहते हैं शीत युद्ध। यानी कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं शीत युद्ध। बल्कि इस युद्ध में आशंका बनी रहती है, डर बना रहता है, तनाव बना रहता है, संघर्ष बना रहता है और तनातनी लगी रहती है युद्ध होने की, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। और ऐसी स्थिति हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। आगे बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। यानी कि शीत युद्ध स्टार्ट कहां से हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था यहीं से। जैसा कि आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। 1939 और 45 का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध दो राष्ट्रों के बीच में हुआ था। एक था मित्र राष्ट्र, दूसरा था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ ये सारे थे, और वहीं धुरी राष्ट्र में मैं बात करूं तो जर्मनी, जापान और इटली ये सारे थे। यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो युद्ध हुआ काफी घमासान हुआ। मित्र राष्ट्र ने धुरी राष्ट्र को है ना हरा दिया, और ऐसे में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो हुआ जापान का, क्योंकि अमेरिका ने जापान के दो शहरों पे हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया था। आप देख सकते हो इमेज में किस तरीके की तबाही वहां पर हुई थी। अब बात करते हैं अमेरिका का जापान पे हमला किस तरीके से हुआ। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार मानने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा था तो अमेरिका ने उस पर परमाणु बम छोड़ दिया। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो वहां के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिया गया 6 अगस्त और 9 अगस्त को। और देखिए विस्फोटक कुछ इस तरीके से हुआ था जिस तरीके से पूरा जो शहर था वो तबाह हो गया था। लोगों के चिथड़े उड़ गए थे, घर मकान सब टूट गया था, है ना। और उस बमों का नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। बमों की क्षमता की बात कर ले तो 15 से 21 टन था। अब आगे बात करते हैं अब साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा में क्या अंतर होती है। तो साम्यवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सारी की सारी जो चीजें होती है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है, और इसमें निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है। यानी कि यहाँ पे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, क्योंकि सारी चीजें गवर्नमेंट की होती है। आपको गवर्नमेंट के लिए काम करना है, गवर्नमेंट ही आपका रोटी कपड़ा मकान सारे चीज का देख रेख करेगी। वहीं पे पूंजीवाद की अगर मैं बात करूं तो पूंजीवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा थी इसमें सारी जो चीजें थी वो सरकार के हाथों में थी, सरकार के हाथों में नहीं थी, बल्कि ये जो है ये यहाँ पर व्यापार को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता था और निजी संपत्ति का ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है, सोवियत संघ की प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए सोवियत संघ की प्रणाली जो है समतामूलक समाज पे आधारित थी, और यहाँ पर निजी संपत्ति का विरोध होता था क्योंकि अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं रखता था। सारी जगह पे समानता थी क्योंकि गवर्नमेंट के हाथों में सारी चीजें थी। यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसका नाम था साम्यवादी पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी आप कह सकते हो। यहाँ पर विपक्षी दल का कोई भी ऑप्शन नहीं था। संपत्ति का जो जितनी भी सारी चीज थी वो गवर्नमेंट के हाथों में थी। यहाँ पे निजी संपत्ति नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे वर्ग देखा जाए तो अमीर और गरीब भी नहीं होता था, सारे लोग समान हुआ करते थे। राज्य की
पूरी भूमिका होती थी, चाहे वो सरकार का उत्पादन हो या फिर वितरण हो, सेवा हो, हर एक चीज के ऊपर सरकार का खुद का नियंत्रण होता था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाभ की बात नहीं करते थे, बल्कि प्राथमिक जरूरत पे बात करते थे। रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट सबको देती थी, सबको गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ता था और श्रम के अनुसार यहाँ पर योगदान होता था। जिसको जो काम आता था उसको उसी के हिसाब से काम यहाँ पे डिनोट कर दिया जाता था। अब बात करते हैं सोवियत संघ की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता की बात करें तो ये क्षेत्रफल में काफी बड़ा है। इसके साथ साथ सोवियत संघ में खनिज संसाधन काफी अच्छे खासे थे, यहाँ पर सैनिक टेक्नोलॉजी ये सब काफी अच्छी खासी थी। वहीं पे बात कहा जाए कि जो आधारभूत चीजें जैसे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार इन सब चीज की गारंटी दी जाती थी। यहाँ पर जो पंचवर्षीय योजना पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था और कहा जाता है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट सीखा वो है सोवियत संघ से सीखा। यहाँ पर उद्योग कृषि व्यापार बैंकिंग सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथों में हुआ करती थी। धर्मनिरपेक्षता को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता था कि यहाँ पर सारे धर्म एक जैसे एक बराबर है। जनता के न्यूनतम जीवन स्तर यानी कि रोटी कपड़ा मकान सबको दिया जाता था और स्वास्थ्य सुविधा के लिए काफी अच्छी चीजें थी। शिक्षा बच्चों की देखभाल करना लोक कल्याण की नीति हर एक चीज बहुत छोटे दामों पे उपलब्ध थी। तकनीकी रूप से सोवियत संघ में कोई भी बेरोजगारी नहीं थी। हर चीजें गवर्नमेंट के नियंत्रण में हुआ करती थी, चाहे वो भूमि हो चाहे कोई भी अन्य उत्पादन संपदा हो, हर एक चीज गवर्नमेंट के हाथों में हुआ करती थी। सोवियत संघ की कमियों के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सोवियत संघ की कमियां थी सबसे पहले अत्यधिक केंद्रीकरण करना। मतलब इसने क्या किया था, सारी चीजें अपने हाथों में ले रखा था। वहां की जो गवर्नमेंट थी सारी चीजों को अपने हाथों में ले रखी थी, यही सबसे पहली कमी थी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, वहां पर क्या हुआ, जैसे प्रेस की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। जहां पे आपको पता है तानाशाही सरकार है वहां पे प्रेस भी कुछ नहीं कर सकता। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। इन्होंने क्या किया, अमेरिका से लड़ने के लिए अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो संसाधन का यूज करना शुरू किया तकनीक को बनाने में, इट मींस हथियारों को बनाने के लिए, है ना। अब धीरे धीरे हथियारों पर पूरा पैसा लगा दिया और जो वहां पे खाद्य संसाधन थे, खाने की वस्तुएं थी, वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है, वहां पे नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। कोई भी मालिक नहीं बन सकता बल्कि नौकरों की तरह इस तरीके से काम करना पड़ता था। हर किसी को जॉब, है ना, मिलता था, सबको रोजगार मिलता था, तो उसी हिसाब से काम करना होता था। कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर काफी बुरा शासन था। ठीक है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जहां आपने समझा होगा कि जहां पे जो चीज भी इकलौती होती है तो वहां पे उसका शासन बुरा होता ही है। ये हर एक जगह पे नहीं है, बल्कि कहीं बुरा होता है कहीं अच्छा भी होता है। लेकिन सोवियत संघ की बात करें तो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन था। नागरिकों का जीवन कठिन हो गया था। लोगों की लोकतंत्र की आजादी थी, व्यक्ति की आजादी थी, बातचीत करने का जो वो था वो भी धीरे धीरे कम हो गया था। संसाधनों का अधिक से अधिक जो इस्तेमाल है वो हथियारों में करते थे, जिसकी वजह से उपभोक्ता वस्तु की कमी होने लगी थी। 1979 में अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप सोवियत संघ ने किया। कोई मैटर चल रहा था अफगानिस्तान का, अपना पर्सनल मैटर चल रहा था, एक देश के अंदर का मैटर चल रहा था। ऐसे में सोवियत संघ ने वहां पर सेना भेज दी और वहां पर सेना तो रही, 10 सालों तक रही, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मजबूरी में सेना वहां से हटानी पड़ी और कहते हैं सोवियत संघ को वहां पे फायदा नहीं हो बल्कि नुकसान का और सामना करना पड़ा। तो इसकी वजह से बिना वजह अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। तो ये भी एक प्रकार का विभाजन का एक तरीके से समझो कि एक जो कमियां हैं ये भी एक तरीके से है। ठीक है, साथ ही साथ सोवियत संघ का काफी बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में आगे सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है, तो अभी जो हमने बात किया यहाँ पर जो सोवियत संघ की कमियां ही उसकी कारण बनते हैं। जिस प्रकार से अगर आप अच्छा पढ़ते हो तो अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकते हो और नहीं पढ़ते हो तो अच्छा रिजल्ट स्कोर नहीं कर पाओगे। तो कोई आपसे ये पूछे कि अच्छा रिजल्ट स्कोर क्यों नहीं किए, तो कारण क्या है, अरे आपने पढ़ाई नहीं की, आपने अपनी कमियों को बताया। इसी प्रकार से सोवियत संघ की भी जो कमियां थी वही इसके कारण बन जाएंगे। तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर बुरा शासन था, भ्रष्टाचार, जनता के प्रति कोई जवाबदेह ना होना, साथ ही साथ संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हथियारों में कर देना, जिसकी वजह से उपभोक्ता वस्तु की कमी होने लगी थी। नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया था, लोगों को गलत जानकारी मिलना कि सोवियत संघ तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, जबकि इसका अपोजिट हो रहा था। खाद्यान्न संकट बढ़ गया, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी और धीरे धीरे जो आयात करना पड़ा सारी चीजों को दूसरे देशों से। राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार हुआ, देशों ने क्या किया, अपने अलग होने की बातें करना शुरू कर दिया। अब यहीं पे आती है बात मिखाइल गोर्बाचेव की। मिखाइल गोर्बाचेव ने जो है 1985 में शपथ ग्रहण करते हैं और 1991 तक रहते हैं और ये वहां के महासचिव थे। और पश्चिमी देश इस समय सूचना और प्रौद्योगिकी में काफी आगे चल रहे थे, अमेरिका वाले देश, और इन्होंने भी उनकी बराबरी लाने के लिए छूट देना शुरू कर दिया। और ऐसे में उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक सुधार आरंभ करना शुरू कर दिया, लोकतांत्रिकरण किया और हथियारों पर अंकुश लगाया। साथ ही साथ जर्मनी का एकीकरण कर दिया। और मिखाइल गोर्बाचेव की जो सुधार नीति थी, ठीक है, ये मिखाइल गोर्बाचेव है, दो प्रकार की नीति थी, एक का नाम था ग्लासनोस्ट, दूसरे का नाम है पेरेस्ट्राइका। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन देना, इन्होंने अपने राज्यों को खुलापन दे दिया जिसकी वजह से वो अलग होने की बात करने लगे। और पेरेस्ट्राइका का मतलब होता है पुनर्रचना, दोबारा से रीनिर्माण करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आगे चल के 25 दिसंबर 1991 में
मिखाइल गोराचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद सोवियत संघ का खात्मा हो गया। अब परिणाम क्या निकले भाई? इससे शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, दूसरी दुनिया का पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, हथियारों की होड़ जो चल रही थी खत्म हो गया, विचारधाराओं की लड़ाई समाप्त हो गई और विश्व राजनीति में अब नए बदलाव आ गए। अमेरिका एक महान शक्ति बन बैठा। पहले दो थे, अब अमेरिका ही सिर्फ बचा रहा। 15 गणराज्य अमेरिका से अलग हो गए और साम्यवादी विचारधाराओं में गिरावट आ गई। ठीक है, रूस की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में भी गिरावट आ गई और इसकी वजह से देखा जाए तो ये सारे इसके परिणाम हैं। अब देखिए, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहाँ है? जहां पे पहले दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, जहां पे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों थे, वहीं पे अब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था आ गई जहां पे सिर्फ अमेरिका का बोलबाला था। विश्व राजनीति में जब किसी भी एक देश का अधिक प्रभाव हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय निर्णय उन्हीं के इच्छा अनुसार लिए जाए तो उसी को हम कहते हैं एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। ठीक है, बात करते हैं शॉक थेरेपी की। तो शॉक थेरेपी क्या? आघात पहुंचा के उपचार करना। जितने भी देश सोवियत संघ से अलग हुए थे, अब अमेरिका ने क्या किया? उनको आर्थिक सहायता देकर उनको पूंजीवाद में कन्वर्ट करना चाहा, इसी को शॉक थेरेपी कहा गया और इन्हीं सारे मॉडलों का नाम दिया गया शॉक थेरेपी, जो कि IMF और विश्व बैंक ने इसका नाम दिया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत संघ के जो देश थे अब साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मुड़ना शुरू करके और इसी को एक विशेष मॉडल के हिसाब से देखा गया। इसी को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक नाम दिया, इसका नाम पड़ा शॉक थेरेपी। कई बार ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। बात करते हैं परिणाम की। तो अब परिणाम क्या निकला? जो विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्था थी जो कि साम्यवादी पर आधारित थी, अब वो पूंजीवादी में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। सामूहिक जो फॉर्म था वो अब निजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। अब ऐसा माने जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा जो विकास है वो व्यापार से ही संभव हो सकता है। रूस में पूरा जो राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा जो है बिल्कुल चरमरा उठा और महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम दामों में बेच दिया गया। लमसम 90% उद्योगों को सस्ते रेट में बेच दिया गया और इसी को विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल का नाम दिया जाता है। ठीक है, रूसी मुद्रा में गिरावट आ गई। अब बात करते हैं बर्लिन की दीवार। कहा जाता है बर्लिन का दीवार का गिरना ही सोवियत संघ के विघटन का प्रतीक माना जाता है, जो कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बनाया गया था, जो कि पूर्वी और पश्चिमी खेमों का प्रतीक था। इसका निर्माण 1961 में किया गया था, जो कि अगर देखा जाए तो जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड करता था, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करता था, जो कि 150 किलोमीटर का था। 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया। यही दीवार देखिए, इस तरीके से इस दीवार को गिरा दिया गया था और माना जाता है यहीं से सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया था। अब बात करते हैं विकसित देश जो अलग हुए थे। 15 देश कौन से थे? यही है 15 देश, रसिया, ये सब आप चीज पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे अब बात करते हैं इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले 3 गणराज्य कौन थे? एस्टोनिया, लतानिया, लिथुआनिया। ये याद करके रखिएगा। कौन से 3 सोवियत संघ के संस्थापक देश थे जो कि सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किए थे? इसके 3 संस्थापक जो देश थे, रूसी, बेलारूसी और यूक्रेनी। ठीक है, ये इनके 3 संस्थापक देश थे। रूस के किन 2 गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? चेचन्या और दागिस्तान, जो कि 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। चेकोस्लोवाकिया किन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था? पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया अगर देखा जाए तो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, चेक और स्लोवाकिया। ठीक है, अब बात करते हैं जो अलग देश हुए थे उन्होंने क्या अपना किया। तो इन्होंने 12 देशों ने मिलकर अपना CIS बनाया, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसी को कहते हैं स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल अस्तित्व में आया और ये उन्हीं देशों को मिलाकर बनाया गया था जो कि सोवियत संघ से अलग हुए थे। इसमें 12 देश शामिल थे, बाकी जो 3 थे वो अलग होने की फैसला कर रखे थे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? आपसी एकता बनाए रखना, युद्ध की स्थिति में मिलकर सामना करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, आपसी मतभेद को मिलजुल कर बातचीत के द्वारा हल करना। ठीक है, अब स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल का निर्माण किन देशों ने किया था? तो ये वो देश है रूस, बेलारूस, यूक्रेन ने 1922 के सोवियत संघ के निर्माण से संबंधित जितनी भी संधियां थे सबको समाप्त कर दिया और CIS का निर्माण किया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिया, उज्बेकिस्तान भी इन राष्ट्र इसमें शामिल हुए थे और आगे चल के 1993 में जॉर्जिया इसमें शामिल हुआ। इस तरीके से टोटल 12 जो देश थे इसमें शामिल हुए। अब बात करते हैं भारत और पूर्व सोवियत संघ के देशों के साथ संबंध कैसे थे। तो काफी अच्छे खासे संबंध थे भारत के और काफी मधुर तथा गहरे संबंध थे। भारत रूस से हथियार खरीदता था, रूस ने सदैव ही भारत की सहायता की है। भारत और रूस दोनों का ही सपना जो है बहुध्रुवीय है, कोई एक ध्रुव नहीं कि सिर्फ अमेरिका का पावर चले, बल्कि सबका ध्रुव होना चाहिए, यानी कि सारे लोग मिलकर देश की तरक्की में या विश्व में अपना दबदबा बनाकर रखे, सारे देश। ठीक है, कोई एक देश नहीं। दोनों देश चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का जो समाधान है बातचीत के द्वारा हो। 2001 में भारत रूस के समझौते पर 80 द्विपक्षीय समझौते हुए और भारत तेल का आयातक देश है। संकट की घड़ी में जब जब भी जरूरत पड़ी है रूस भारत की हमेशा सहायता करता है। ठीक है, रूस ने भारत के परमाणु योजना में आंतरिक उद्योगों में सहायता की है और इस तरीके से आपका चैप्टर हो जाता है ओवर। तो बहुत ही शॉर्टली मैंने चीजों को कवर करा है। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। फ्री नोट्स आपको कहां मिलेंगे? विकास स्टडी पॉइंट का नोट्स डाउनलोड कीजिए, विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। वहां पर आप कोर्स में सेलेक्ट कीजिएगा, कंटेंट में जाइएगा, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है। अदरवाइज वीडियो सर्च कर लीजिए, ऑलरेडी मैं अपलोड कर रखा हूं, वहां से आप देख सकते हैं।
चलिए, चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।